चलिए, आज इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करते हैं, मौर्योत्तर काल। ये कहानी इस बारे में है कि जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य गिरता है तो उसके बाद होता क्या है। और ये कहानी सिर्फ बिखराव की नहीं है, बल्कि एक नए संगम की भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब इतना बड़ा कि उसने पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़ रखा हो, अचानक बिखर जाए। क्या सिर्फ अफरा तफरी मचती है, या फिर कुछ नए मौके भी पैदा होते हैं, या फिर दोनों? असल में यही सवाल इस पूरे दौर को समझने की चाबी है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी घटना से, मौर्य साम्राज्य के पतन से। देखिए, ये समझने के लिए कि आगे क्या हुआ, पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खत्म क्या हुआ था। सोचकर देखिए, अपने पीक पर मौर्य साम्राज्य एक जबरदस्त ताकत था। उसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव छत के नीचे ला खड़ा किया था। वो एक तरह से एकता और स्टेबिलिटी का दूसरा नाम था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। साल था 185 ईसा पूर्व। हुआ ये कि आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ का कत्ल कर दिया गया। और किसने किया? उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और बस इसी एक घटना के साथ भारत के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई। और जब इतनी बड़ी ताकत खत्म होती है तो पीछे छूट जाता है एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, एक खालीपन। तो सवाल यह है कि भाई, इतना बड़ा साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तो अशोक के बाद जो शासक आए वो उतने मजबूत नहीं थे। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालना कोई आसान काम तो था नहीं। ऊपर से इकोनॉमी भी कमजोर हो रही थी और बाहर से हमलों का खतरा भी लगातार बना हुआ था। अब जब मौर्य चले गए और एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया, तो उसे भरने के लिए कई लोग आगे आए। दावेदार बहुत थे। इनमें सबसे पहले थे अपने ही देश के राजवंश, होम ग्रोन प्लेयर्स, जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। इनमें सबसे पहला नाम आता है शुंग वंश का। इसकी नींव रखी थी उसी मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। हाँ, उन्होंने कुछ हद तक ऑर्डर तो बनाए रखा, लेकिन उनका असर वो मौर्यों वाली बात नहीं थी। उनका साम्राज्य उतना बड़ा नहीं था। शुंगों के बाद आए कण्व, पर सच तो ये है कि ये दोनों ही राजवंश उस विशाल मौर्य साम्राज्य की परछाई तक भी नहीं पहुंच पाए। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, और ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। जिस वक्त भारत के अंदर ये छोटे छोटे राजवंश अपनी जगह बना रहे थे, ठीक उसी समय नॉर्थ वेस्ट से विदेशी ताकतें भारत में दाखिल हो रही थीं। और ये लोग अकेले नहीं आए, अपने साथ लाए नए आइडियाज, नया कल्चर और राज करने के नए तौर तरीके। इनमें सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स। और जब हम इंडो ग्रीक्स की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, मिनांडर, जिसे भारतीय ग्रंथों में मिलिंद भी कहा गया है। उसकी राजधानी थी साकल। मिनांडर की खास बात क्या थी? उसकी दिलचस्पी फिलॉसफी में थी। उसका और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो सवाल जवाब हुए, उसे मिलिंद पन्हो नाम की किताब में दर्ज किया गया है। और ये किताब ग्रीक और इंडियन सोच के मेल का एक शानदार नमूना है। अच्छा, इंडो ग्रीक्स के बाद मैदान में उतरे शक। इनमें जो सबसे पावरफुल राजा हुआ वो था रुद्रदामन प्रथम। उसका एक बहुत बड़ा काम है जूनागढ़ का शिलालेख। खास बात यह है कि यह संस्कृत भाषा के सबसे पुराने और लंबे शिलालेखों में से एक है। इसमें वो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने का जिक्र करता है। अब सोचिए, ये क्या दिखाता है? यही कि कैसे बाहर से आए शासक भी यहाँ की परंपराओं को अपना रहे थे और उनमें योगदान दे रहे थे। लेकिन अगर इस पूरे दौर के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली राजा की बात की जाए तो वो था कुषाण वंश का कनिष्क। कनिष्क सिर्फ एक जीता जागता वॉरियर ही नहीं था, बल्कि वो कला और संस्कृति का बहुत बड़ा संरक्षक भी था। कनिष्क के काम वाकई में जबरदस्त थे। देखिए, उसने कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवाई, फिर 78 सीई में शक संवत शुरू किया। और मजे की बात यह है कि यही कैलेंडर आज भारत का नेशनल कैलेंडर है। और हाँ, उसने गांधार आर्ट को भी खूब बढ़ावा दिया, जिसकी बात हम अभी करेंगे। उसके साम्राज्य का साइज कितना बड़ा था, इसका अंदाजा उसकी राजधानियों से ही लग जाता है। उसकी मेन कैपिटल थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं, और समर कैपिटल थी मथुरा। इससे साफ पता चलता है कि उसका राज सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था। कितना विशाल इलाका था। तो देखिए, एक तरफ पॉलिटिकली तो भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन कल्चर के लिहाज से ये दौर एक ग्रेट इंडियन मेल्टिंग पॉट जैसा था, एक महासंगम का दौर। अलग अलग कल्चर, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग लोग, सब एक दूसरे से मिल रहे थे।
और इस मिलावट से एक नई, वाइब्रेंट और मिक्स्ड संस्कृति पैदा हो रही थी। और इस कल्चरल मिक्सिंग को फ्यूल कहाँ से मिला? पैसे से, इकोनॉमी से। हुआ ये कि कुषाणों ने सिल्क रूट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया। इससे क्या हुआ? रोम के साथ ट्रेड एकदम रॉकेट की तरह बढ़ गया। यहां से मसाले और रेशम जाते और बदले में वहां से आता था ढेर सारा सोना, और इसी सोने से कुषाणों ने अपने सिक्के ढाले। जाहिर है, इससे इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिला। धर्म के मामले में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। बौद्ध धर्म अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो अपनी सीमाओं को लांघकर सेंट्रल एशिया और चीन तक पहुंच गया। और इसी दौर में बौद्ध धर्म की एक नई ब्रांच, महायान, का उदय हुआ। इसमें बुद्ध को एक देवता की तरह पूजा जाने लगा। और इस पूरे कल्चरल फ्यूजन का सबसे खूबसूरत सबूत कहाँ मिलता है? आर्ट में। इस दौर में दो बड़े आर्ट स्कूल सामने आए, गांधार और मथुरा। गांधार आर्ट पर ग्रीको रोमन स्टाइल का असर था, एकदम रियलिस्टिक मूर्तियां बनती थीं बुद्ध की। दूसरी तरफ थी मथुरा आर्ट, जो पूरी तरह से देसी थी, इंडियन स्टाइल में, और इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है, ये दौर सिर्फ पॉलिटिकल बिखराव का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ और था। तो चलिए फटाफट समेटते हैं कि मौर्योत्तर काल की असली इंपॉर्टेंस क्या है। आइए एक नजर इस टाइमलाइन पर डालते हैं। 1850 बीसीई मौर्यों का अंत, 73 बीसी कण्व वंश की शुरुआत, और 78 सीई शक संवत का आगाज। ये वो बड़े माइलस्टोन्स थे जिन्होंने इस पूरे युग की कहानी लिखी। तो आखिर इस युग की लेगेसी क्या है? हमें इससे मिला क्या? सबसे बड़ी बात, हमें मिला कल्चरल मिक्सिंग का एक शानदार मॉडल। ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी को पंख लगे। ये गांधार और मथुरा आर्ट का गोल्डन पीरियड था। और हां, इसी दौर में बौद्ध धर्म एक इंटरनेशनल रिलीजन बना। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। क्या मौर्योत्तर काल को सिर्फ एक साम्राज्य के टूटने का दौर माना जाए, या फिर ये संस्कृतियों के मिलने, नए आइडियाज के पैदा होने और एक नए भारत की नींव रखे जाने की कहानी है? शायद सच तो यह है कि ये दोनों ही था। ये बिखराव से शुरू होकर संगम तक पहुंचने का एक कमाल का सफर था।